हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर की, और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, राइट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था पिछले लेक्चर में, ओके। सो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज हम इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके। सो स्टूडेंट्स, मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, हमने बहुत बार पढ़ा है, राइट। वेपर प्रेशर क्या होता है, सपोज़ मान लो एक कंटेनर है, उसमें कोई लिक्विड है, नॉन वोलाटाइल लिक्विड है, ओके। वोलाटाइल मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसको एस्केप आउट होने की, किसमें वेपर फेज में जाने की उसकी टेंडेंसी हो, वोलाटाइल नेचर हो, राइट। उसको हम वोलाटाइल सॉल्यूशन कहते थे। सो ऐसे कंटेनर में अगर वोलाटाइल सॉल्यूशन अगर है, राइट, अगर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट होने की टेंडेंसी रखेंगे एंड इवेपोरेशन रेट इज़ इक्वल टू द कंडेंसेशन रेट जब हो जाएगा, एंड इन दोनों प्रोसेसेस में जब, दैट इज़ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस में जब क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तब वो स्टेज जो प्रेशर, वो जो लिक्विड है, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है जो प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड के सरफेस पे, उस प्रेशर को हम क्या बोलते थे, वेपर प्रेशर कहते थे कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं आपको? यस। सो ये था हमारी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, राइट। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब उस वेपर प्रेशर का लोअर हो जाना, राइट। नाउ मैंने जब आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने बोला था कि यहाँ पे कैसे लोअर होता है वेपर प्रेशर, ये आपको सबसे पहले तो ये तो आपको पता है, ठीक है। वही प्रॉपर्टी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया है। सो नाउ आप एक इस बात को समझने के लिए जो हमने पहले भी पढ़ा है उस बात को भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। सो मैं एक कंटेनर ले रही हूँ जो कि क्लोज है, राइट, जिसमें एक लिक्विड है। उस लिक्विड को मान लो मैं कहती हूँ ये प्योर सॉल्वेंट है, ओके। मतलब इसमें कोई भी दूसरा कंपोनेंट नहीं है। ये हमने बहुत बार इस बात में डिस्कशन किया है, बट दिस इज़ द बेसिक ऑफ दिस, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास टेंडेंसी होगी टू एस्केप आउट इन अ वेपर फेज, तो ये वेपर फेज में जाएंगे, मतलब इवेपोरेशन होगा, उतना ही रेट से कंडेंसेशन होगा, और इन दोनों प्रोसेस में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब हम उनको वेपर प्रेशर कहेंगे। और इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा, मान लो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते थे, P0 1 से डिनोट करते हैं, ओके। तो समझ में आ गया मैंने किसकी बात की। मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है जिसका वेपर प्रेशर हो जाएगा P0 1, राइट। दूसरा, अभी मैं वही कंटेनर लेती हूँ बट मैं आपको यहाँ इस डायग्राम में समझाती हूँ, ठीक है। अभी मैं वही कंटेनर ले रही हूँ जिसमें अभी मैं अगेन सॉल्यूशन ले रही हूँ, एक सॉल्वेंट ले रही हूँ। नाउ ये जो सॉल्वेंट मैं ले रही हूँ इसके साथ अभी मैंने एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट भी ऐड कर दिया है। व्हाट? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मतलब नॉन वोलाटाइल होने की टेंडेंसी नहीं रहेगा, उसको हम नॉन वोलाटाइल कहेंगे, मतलब जिसकी वेपर फेज में जाने की, गैस में जाने की टेंडेंसी नहीं रहेगी, ऐसे सोल्यूट मतलब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, राइट। मतलब ऐसे मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पे लिक्विड के सरफेस में, अभी मुझे बताओ इस लिक्विड के सरफेस पे जो, राइट, जो वेपर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे
वो लिक्विड इस सॉल्वेंट जो हमने ऑलरेडी लिया था, एक सॉल्वेंट लिया है हमने और एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड लिया है, राइट। सो सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो किसके रहेंगे, सोल्यूट के रहेंगे। सो मैं जो डार्क इसे बना रही हूँ वो मान लीजिए सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो कि कैसे सोल्यूट के भी पार्टिकल्स इस सरफेस पे आ गए हैं ना। इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा, राइट, ये वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा, जब यहाँ पे भी इवेपोरेशन होगा, यहाँ पे भी कंडेंसेशन होगा, इन दोनों प्रोसेसेस में फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अगेन वेपर प्रेशर होगा। तो ये जो वेपर प्रेशर रहेगा उसको मैं डिनोट करती हूँ P1 से, राइट। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी आप सोचो कि इन दोनों प्रोसेसेस में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि P01 ज़्यादा होगा या P1 ज़्यादा होगा। विच वन इज़ ज़्यादा, विच वन इज़ कम, बताओ कौन सा कम होगा, कौन सा ज़्यादा होगा। तो अगर आपके बाकी के लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो इसका आंसर आप फटाक से दे सकते हो। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि जब भी कोई भी अगर कंटेनर में हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, प्योर वही सब्सटेंस लेते हैं, और वो सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं, वो जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं उसकी वो जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वो वोलाटाइल नेचर का है, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, मैंने बोला था, राइट। सो मैं बोलती हूँ यहाँ पे जो वेपर प्रेशर रहेगा P01 इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द P1। समझ में आया, P01 इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द P1। ना अभी अगर किसी बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आया कि हाउ मैम इसका वेपर प्रेशर क्यों ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर क्यों कम होगा, तो रीज़न इज़ हियर। क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे जब आप इस सरफेस, यहाँ पे देखो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्यों, देखो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पूरे जो है वो प्योर सॉल्वेंट के हैं। मतलब पूरा सरफेस एरिया, मतलब इसको कितना एरिया मिला है, बहुत ज़्यादा एरिया मिला है टू इवेपोरेट एंड टू कंडेंस। ओके ना, इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ सरफेस मॉलिक्यूल्स तो हैं सॉल्वेंट के, तो ये हो गए इवेपोरेट, बट ये यहाँ पे जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, क्या वो इवेपोरेट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो उसका नाम ही नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, तो वो इवेपोरेट होने की टेंडेंसी कैसे रहेगा। अगर इवेपोरेट नहीं होगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा तो हमारा वेपर प्रेशर कम होगा, राइट। मतलब कि यहाँ पे जो हमारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ ही है, मतलब क्या किसका फर्क पड़ रहा है, सरफेस एरिया का, राइट। यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है इनके पास बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है, इन मॉलिक्यूल्स के पास बहुत कम सरफेस एरिया है, क्योंकि आधा या फिर आधा से ज़्यादा या फिर थोड़ा सा तो भी जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स, उन्होंने ये जगह ले ली है, और वो तो टेंडेंसी रखते नहीं है इसकेप आउट होने की, वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी नहीं रख रहे हैं। सो इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो प्योर से कम रहेगा, राइट। रीज़न समझ में आया आपको क्यों मैंने ऐसे बोला, तो समझ में आया, दोनों आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो अभी। यस, यही मैं आपको बात बताना चाह रही थी ना। ये तो हमें समझ में आ गया, जब हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो इसका जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया। ना इस बात को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मान लो अगर मेरे पास एक आध एग्जांपल से मैं ऐसा बता रही हूँ आपको कि देखो, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैंने उससे 50 रुपीज़ का सामान खरीद लिया, तो मेरे पास कितने बचे, 50 रुपीज़ रह गए, राइट। सो मैं कैसे कैलकुलेट किया, मैंने 100 माइनस 50 हो गए, कितना, 50 रह गए, तो मैं बोलूँगी मेरे पास कितना रह गया, 50 रह गया। सो इसी बात को अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं तो मेरा इनिशियल प्रेशर सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये वाला P01। इससे अगर मैं P1 माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब मेरा वेपर प्रेशर कितना लो हो रहा है, ये मुझे कौन देगा मुझे ये वैल्यू, तो ये दोनों देंगे। कौन देगा, कैसे देगा, ये दोनों देंगे, पर कैसे देंगे, जब आप इस हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
राइट, वही तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P01 माइनस P1। ओके, नाउ अगर आपको यहाँ पे लिखना है वेयर, आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेयर P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर, किसका, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, राइट, और जो P1 है वो है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट अबोव द सॉल्यूशन, राइट। सो ये सॉल्यूशन में का है, ये प्योर सॉल्वेंट का है, राइट। ये दोनों आपको कंसेप्ट समझने चाहिए, ठीक है। नाउ अगर ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू P01 माइनस P1 अगर मैंने लिख लिया, तो मान लो अगर मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब जो नेट वैल्यू आती है हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा P से। सो डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 माइनस P1 हम लिखेंगे, राइट, ऐसा लिखेंगे हम लोग, समझ में आ गया। सो इसको दे दीजिए अभी नंबर 1। इन शॉर्ट हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने चाह रहे हैं। ओके, सो इसको नंबर 1 दे दीजिए, राइट। अभी चलते हैं हम हमारे राउल्ट्स लॉ की तरफ। अभी चलते हैं हम हमारे राउल्ट्स लॉ की तरफ। सो हमारा राउल्ट्स लॉ क्या कहता था, सबसे पहला बात जो राउल्ट्स लॉ ने बताई, क्या बोला था, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, क्या बोला था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबोव द सॉल्यूशन into the solution is equal to the vapor pressure of the pure solvent into mole fraction, right। ये ऐसा राउल्ट्स लॉ ने बोला था, राइट। राउल्ट्स लॉ जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करता है, राइट, ये भी बात हमने बात की थी। राउल्ट्स लॉ जो है वो वोलाटाइल लिक्विड के साथ ही बात करता है, मतलब अगर एक कोई लिक्विड वोलाटाइल रहे तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे राउल्ट्स लॉ अप्लीकेबल है, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर दी वोलाटाइल लिक्विड्स, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ हमने क्या क्या देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन अबोव द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। उसका जो मोल फ्रैक्शन है ये हमने बात कर ली है, उसका जो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन रहेगा उसके इक्वल टू रहेगा, राइट। ये हमने ऑलरेडी बात कर रहे हैं, मैंने जस्ट आपको बता दिया, ठीक है। सो देखो अभी ये जो राउल्ट्स लॉ जो हमें बता रहे हैं, ठीक है, उस स्टेटमेंट को अभी हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो जो ये है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, राइट, इसके बीच में का अगर हम ग्राफ देखना चाहते हैं तो इसको हम ग्राफ कैसे देखेंगे, मैंने ग्राफ भी बहुत बार लिया है, राइट। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं ग्राफ के इसमें, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि अगर यहाँ पे हम प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का अगर प्लॉट करते हैं, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अगर हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अगर लेते हैं तो यू विल गेट द ग्राफ, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो यू विल गेट द वैल्यू लाइक दिस। हमने ये ग्राफ के बारे में भी पॉइंट बहुत बार डिस्कशन कर लिया है, इसलिए मैं जस्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होने की वजह से जो भी मोल फ्रैक्शन रहेगा वो बिकॉज ऑफ दी सॉल्वेंट ही रहेगा, राइट। सो कहने की बात, अभी अगर मैं नेट टोटल प्रेशर अगर निकालना चाहूँ, टीपी टोटल, देखो ये तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हमने फॉर दी सॉल्वेंट हमने ले लिया, राइट। अगर मैं टोटल प्रेशर निकालना चाहूँ तो वो इक्वल टू कितना होगा, टोटल प्रेशर ऑफ द
सॉल्यूशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो किसके इक्वल टू होगा, इट इज़ इक्वल टू P1 इज इक्वल, इसको मैं P1 से डिनोट करती हूँ, ठीक है। P1 इज इक्वल टू P01 इज इक्वल टू x1, क्योंकि जो सोल्यूट हमारा है वो नॉन वोलाटाइल है तो उसका तो कोई प्रेशर रहेगा ही नहीं, राइट। सो इक्वल क्या होगा, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके बराबर। सो मैं ऐसे लिख सकती हूँ P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। मैं इसी को लिख रही हूँ क्योंकि दूसरा कोई तो प्रेशर पर डालने वाला है ही नहीं, हमारे से पास सिर्फ कौन है, जो सॉल्वेंट है वही प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसका ही वेपर प्रेशर है, राइट ना। सो ये वैल्यू हमें मिल गई, राइट। अभी हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 मैं सोल्यूट के लिए, ठीक है, ये जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हम डाल रहे हैं उसके लिए हम x2 ले रहे हैं, ठीक है। सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट। अगर मान लो यहाँ से मैं इसको अगर सब थोड़ा बहुत इसकी रीअरेंजमेंट कर लेती हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए। तो x1 की वैल्यू के लिए मैं ऐसा लिख सकती हूँ x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। हाँ बिल्कुल मैम आप लिख सकते हो, सो वही मैं कर रही हूँ। चलो फिर मुझे अगर x1 की वैल्यू मिल गई है तो मैं इसको यहाँ पे पुट आउट कर देती हूँ। सो देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, अगर आपको लिखना है तो आप इसको 2 इक्वेशन करके लिख सकते हो। पुट इन इक्वेशन 2 ऐसे लिख सकते हो, ओके। सो अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू 1 माइनस x2, राइट, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। नाउ इसको सिंप्लीफाई करिए अभी, P1 इज इक्वल्स टू P01 माइनस P01 इंटू x2, राइट। नाउ अभी इसको थोड़ा सा इधर उधर सब्सटीट्यूट करो, इधर उधर रीअरेंजमेंट करो। अगर मैं करती हूँ P01 माइनस P1, अगर मैं थोड़ा सा इसको शिफ्टिंग यहाँ पे कर रही हूँ, सो आई विल गेट P01 इंटू x2। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स फटाक से कर सकेंगे, राइट। ये तो अरेंजमेंट आपको समझ में आया। मैंने क्यों ऐसा किया तो देखिए, अभी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो P01 माइनस P1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और मुझे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है। सो क्या मैं इस जगह पे डेल्टा P लिख सकती हूँ, तो मैम यस यू कैन राइट डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 इंटू x2। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन, राइट। आपको ये इक्वेशन मिलेगा। नाउ देखिए अभी आप मुझे बताइए कि ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे रीज़न लिख लो, फ्रॉम 1, कहाँ से लाया हमने डेल्टा P, फ्रॉम 1, है ना, मैथ्स में लिखते हो ना आप ऐसा। सो डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01। सो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि डेल्टा P इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। सो मैंने जब आपके साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, मैंने आपको बोला था कि इट गिव्स द वैल्यू, राइट, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, राइट। सो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर, इसको आप ऐसे वर्ड में भी लिख सकते हो, दैट इज डेल्टा P, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। सो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारा एक्सप्रेशन होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो यहाँ पे आप एक बात ये ऐड कर सकते हो कि फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एक बात ऐड कर सकते हो अगर वर्ड में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल आएगा कि यहाँ पे x2 कहाँ से लाया, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं ना, मैंने आपको बताया कि x2 कहाँ से क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट है। सो आप ऐसे बात कर लो, ऐसे लिख लो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की अभी बात कर रहे हैं, दो कंपोनेंट हैं। फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या है, जिसमें 1 नॉन
वोलाटाइल सोल्यूट है, राइट। सो ऐसे इसकी बात कर रहे हैं हम लोग जिसमें नॉन वोलाटाइल एक सोल्यूट है और एक दूसरा जो है वो सॉल्वेंट है, इसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो आपने देखा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। सो ये एक्सप्रेशन हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, ठीक है। इसको नंबर दे दीजिए, अभी नंबर 3 दे दीजिए। सो ये आपका एक्सप्रेशन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हो गया। देखो ये काम में आने वाला है आगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ये हो गया हमारा लोअरिंग। यहाँ पे आप बात कर सकते हो LV लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LVP ऐसे लिख सकते हो, मतलब आप समझ जाओगे कि यहाँ से हमने LVP का जो है वो एक्सप्रेशन डिराइव किया था। ये तो हमने राउल्ट्स लॉ से लाया था, राइट। अभी हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की अभी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे ये मिटाना है। सो आगे का मैं आपको इसको मिटा के बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। ओके हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये एक्सप्रेशन लिख लिया। ओके नाउ इसी को कंटिन्यू करते वक्त अभी हम लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके नाउ देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं क्या बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो, आपको पूरा आ ही जाएगा। ओके इट इज़ द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। समझ में आया मैंने क्या बोला? इट इज़ द वेपर लोअरिंग, इट इज़ द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सो लिखो इट इज़ द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके LVP, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो क्या कैसे लिखोगे फिर? इट इज़ अ रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो कैसे लिखोगे? डेल्टा P इज इक्वल्स टू इज क्या बोला मैंने? इज रेशियो ऑफ P01, राइट। नाउ ये हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिला। नाउ आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये जो मैंने लिखा है इसको कंपेयर करिए। देखो क्या मैं इसको फिर से ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज सिंस इस थर्ड वाले इक्वेशन, नाउ थर्ड इक्वेशन इम्प्लाइज, इसको ऐसे ही रहने दो। नाउ थर्ड इक्वेशन इम्प्लाइज दैट डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 इज इक्वल्स टू x2, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, राइट। सो आप समझ पा रहे हो? नाउ इस इक्वेशन को, इसको चौथा दे दो, इसको पांचवा दे दो। नाउ कंपेयर करो इस इक्वेशन को, दोनों चौथे और पांचवे इक्वेशन को कंपेयर करो, ये वाला इक्वेशन कंपेयर करो, तो आपको समझ में आएगा डेल्टा P दैट इज P01, दैट इज ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P01 माइनस P1 अपॉन P01, कुछ नहीं, इसको जस्ट जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है उसको लिखा मैंने। क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। सो सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, राइट। सो इसको ऐसे लिखा है इज इक्वल्स टू x2। सो आपको रिलेटिव वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की भी वैल्यू मिल गई, जिसको हम नंबर बढ़ने दो। नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो आप अगर बोलोगे कि मैम टेक्स्ट बुक में तो ऐसा नहीं दिया है, बढ़ने दो ना। आप जितने नंबर्स इसको दोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, है ना। मैं आपको इतने सारे नंबर्स देके मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकती हूँ, बट मैं इतने सारे नंबर्स इसलिए देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमने स्पेशली कौन सा इक्वेशन लिया है। सो थर्ड के बाद आप कैसे कर, यहाँ पे मैंने आपको बताया होता कि थर्ड के पास आप ये वाला वैल्यू लिख सकते हो, तो आप ये वाली भी यहाँ पे इसको रीअरेंज करके ये वाली स्टेप यहाँ पे लिख सकते हो, बट हमने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना। सो RLVP क्या होता है? रेशियो ऑफ LVP टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सो मैंने लिखा, फिर हमने जो इक्वेशन डिराइव किया उसको 5 नंबर दिया, फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमें इक्वल टू x2 मिला,
राइट, इक्वल टू x2 अगर मिल रहा है, दैट मीन्स अगेन आप कह सकते हो कि RLVP इज इक्वल टू द, अगेन वैसे लिखो, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ solute in the solution. सो आप समझ पा रहे हैं, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करो या RLVP की बात करो, दोनों एक्सप्रेशन में जो दोनों एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट रहेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलिड, जो नॉन वोलाटाइल सोलिड हमने डाला था उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द RLVP, राइट, समझ में आया। अभी RLVP का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के बाद मोलर मास के ऊपर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज पूछी जाती है कि एक्चुअल इसकी वैल्यू कितनी है, मोलर मास कितना होता है, तो उसके लिए अभी हम एक्सप्रेशन देखेंगे। ओके, सो इतना लिख लिया आपने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वहाँ से अभी कट डाउन करती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा फिर। सो स्टूडेंट्स, अभी हम मोलर मास के लिए इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। हम लोग 6 इक्वेशन तक आ गए थे, अभी हम डिराइव करेंगे मोलर मास के लिए, राइट। इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट कैसे निकालते हैं, हम जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं उसका मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, देखो अभी हम इन्हें 4, 5, 6 से इक्वेशन हमने ले लिए, ठीक है। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम इक्वेशन किसको लेते हैं, 5th को। 5 इक्वेशन इम्प्लाइज दैट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो इसी को इक्वेशन को लेना पड़ेगा। सो 5 इक्वेशन इम्प्लाइज दैट, इसके बाद में लिखोगे आप, ठीक है। क्या लिखा है, डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल्स टू x2, राइट। और x2 क्या होता है स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। x2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 सोल्यूट की बात कर रहे हैं हम लोग। आप ये लिख लीजिए कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, राइट, लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 अपॉन N1 प्लस N2। सो इस वैल्यू को इसमें पुट करिए, put the value in above equation, right. So you will get delta P is equals to P01 upon N2 upon N1 plus N2, राइट, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। ना मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। सो लिखो फिर डेल्टा P इज इक्वल्स टू, इसको लिखते जाओ ऐसे, P01 वेट क्या होता है, वेट W2 अपॉन W1, ओके। नाउ इससे सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, ये इक्वेशन लिखने से पहले सबसे पहले ये बात दीजिए कि N2, देखो N2 जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। Since Raoult's law is applicable for, मैं बताती हूँ मैं क्या लिख रही हूँ तो उसका मीनिंग बताती हूँ, applicable for dilute solution only, so हम कहेंगे कि N2 की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत कम है दैन N1, सो N1 बहुत कम है, सो हम लिखेंगे N1 प्लस, यहाँ पे लिखती हूँ मैं अच्छे से लिखेगा, सो हम यहाँ पे सो N1 प्लस N2 की जो वैल्यू रहेगी वो इक्वल टू N1 रहेगी।
क्या लिखा मैंने, देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा, N2 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और हमने क्या कहा था, हम क्या देख रहे हैं, राउल्ट्स लॉ को आगे आगे चल रहे हैं, राइट। सो हमारा राउल्ट्स लॉ जो होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होता है, वोलाटाइल होना चाहिए, राइट। उसका एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखा हमने, राइट। सो मैंने आपको बताया था कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, ओके। सो ये जो N2 है तो वो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स के लिए है, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है हमारे राउल्ट्स लॉ में, राइट। सो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इसका जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कम रहेंगे दैन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1, राइट, सॉल्वेंट केस में। सो हम बात करेंगे N1 की ही। सो हमने क्या लिख लिया, जो ये वैल्यू आएंगी N1 प्लस N2, ये जो वैल्यू आएंगी ये बहुत कम होने के वजह से हम इज इक्वल टू N1 मानेंगे, राइट। N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि नॉन वोलाटाइल है, राइट। सो समझ में आई ये बातें, मैं जो बता रही हूँ लिख लो, सभी बातें यहाँ पे लिखना नहीं है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर ये एक्सप्रेशन लिख लेते हो तो इसके नीचे आप लिख लो, देयरफॉर सिंस द N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सो अगर अभी ये वैल्यू मिलती है तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, अभी लिखो आप एक्सप्रेशन। सो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 लिखोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है, राइट। सो हमने यहाँ पे बोला है। सो नाउ इस वैल्यू को अभी हम देखते हैं कि ऐसा लिखेंगे, ठीक है। देखो मैं ये मिटा देती हूँ, यहाँ पे हमें उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक एक्सप्रेशन देखो अच्छे से, कैसे से फाइंड आउट खुद कर सकते हो तो फटाक से अपने स्टेप्स को बढ़ाओ, राइट। कुछ नहीं, अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको पुट करने हैं, तो करो जल्दी से, पुट करना है वैल्यूज़ आपको। 1 मिनट, हाँ मैं पुट कर रही हूँ वैल्यूज़ को, राइट। कौन सा एक्सप्रेशन मिला, फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिला आपको, राइट। सो फ्रॉम दिस क्या मिलेगा हमें, इसको कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहा है ना आपको, ओके। सो डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P01 इज इक्वल्स टू N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होता है डेफिनेशन, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो मैं लिख रही हूँ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट M2, राइट। और क्या लिख रहे हैं, N1 क्या लिखूंगी, अगेन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैं एक एक स्टेप आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से उसको समझ सके, राइट। नाउ डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल्स टू W2, ये कैसे हो जाएगा, W2 अपॉन W1 इंटू M1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा M2, right. So this is the expression for calculating the molar mass of solute, okay. So molar mass of, आप यहाँ पे लिख लो, solute का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। So आप क्या लिखोगे यहाँ पे, by knowing all the above value, इसको एक्सप्रेशन दे दो अभी 7th नंबर का फाइनल एक्सप्रेशन, ओके। by knowing all the values the molar mass of solute, इसकी वैल्यू can be calculated, ओके। सो समझ में आया आपको कैसे करना है। इस एक्सप्रेशन में आप सभी की वैल्यूज़, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सभी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आपको M2 की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर अगर इसके अलावा कोई भी अगर अननोन रहता है तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये था पूरा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट। समझ में आया आपको। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको याद कर लीजिए,
ठीक है, याद कर लीजिए, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, सो ये था हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। होप आपको समझ में आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो। ओके, सो होप करती हूँ मैं आपको कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।